हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। स्वागत अभिनंदन आपका चित्तौड़ अकेडमी पर। आशा और उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने चतुर्थ श्रेणी परीक्षा यानी फोर्थ ग्रेड की तैयारी जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो साथियों, क्या आप भी कर रहे हैं फोर्थ ग्रेड की तैयारी, यानी अपने राजस्थान से जुड़ी किसी भी अन्य एग्जाम की तैयारी भी अगर आप कर रहे हैं तो आपके लिए भी ये इंपॉर्टेंट रहने वाली क्लास है, क्योंकि इसके अंतर्गत आपके रहने वाला है राजस्थान की हिस्ट्री। यानी आपके राजस्थान की जो हिस्ट्री रहने वाली है वो यूं के यूं आपके छपने वाले प्रश्न लेकर आ चुका हूं मैं। रट लो जल्दी से इन प्रश्नों को, क्योंकि ये जो प्रश्न है आपके पीवाईक्यू से लिए गए प्रश्न है, इंपोर्टेंट प्रश्न है, सभी के सभी आपके लिए परीक्षा में आने जैसे प्रश्न है। तो इनको यानी ये जो पूरी की पूरी आज क्लास रहने वाली है साथियों, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूले। और अगर आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न के साथ साथियों। जागीरदार यानी जो आपके जैसे आपकी एक पूरी रियासत है, रियासत काल की हम बात कर रहे हैं। इसमें जो छोटी छोटी ये रियास जो जागीरें होती थी, इस पर जागीरदार नियुक्त करता था राजा। तो ये जो जागीरदार होते थे, राजा को जो फ्री में जो एक सैनिक सेवा देते थे, यानी आर्मी ऑफर करते थे, जैसे कि पूरी ये रियासत है, इस पर ये छोटे छोटे जो जागीरदार जो आर्मी जो ऑफर कर रहे थे राजा को फ्री में, वो क्या होती थी? सैनिक सेवा। तो सैनिक सेवा जो फ्री में देते थे उसे क्या कहते थे? रेख, चाकरी, चवरी कर या तलवार बंदाई कर। तो ये हो गया आपके चाकरी, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी जागीरदार द्वारा जो राजा को फ्री में जो सैनिक सेवा दी जाती थी उसे चाकरी कहते हैं। बात करें अगर रेख की, तो रेख क्या होता था? रेख होता था आपके जागीरदार की वार्षिक आय का मापदंड, यानी जो जागीरदार को जो तनख्वाह मिलती थी, सैलरी मिलती थी। लिख लीजिए, जागीरदार का जो वार्षिक आय का मापदंड, वार्षिक आय का मापदंड। आपके एग्जाम में आ सकता है कि जागीरदार की वार्षिक आय का मापदंड क्या कहलाता है? तो हो जाएगा आपके रेख। रेख जो कौन निर्धारित करता था, यानी इनकी जो सैलरी होती थी वो कौन निर्धारित करता था? तो वो करता था राजा। यानी अपने जो रियासत का जो उस समय राजा होता था वो ही उसी की सैलरी निर्धारित करेगा। चाकरी की हमने बात कर ली है। चवरी कर की बात करें अगर, तो चवरी कर क्या हो जाएगा? चवरी कर हो जाएगा आपके लड़की के विवाह पर लिया जाने वाला कर। यानी उस समय जो आपकी बिजोलिया किसान आंदोलन का एक प्रमुख कारण में से ये कर भी एक कारण रहा। आपके प्रश्न आ सकता है कि बिजोलिया कर, जो बिजोलिया जो किसान आंदोलन हुआ था वहां पर इंपॉर्टेंट जो कर जो रोल निभा रहे थे इस आंदोलन में, 84 प्रकार के कर, उनमें से एक कर कौन सा था? तो वो हो जाएगा आपके चवरी कर, बिजोलिया में 84 में से एक कर। बात करें चवरी कर की, तो ये हो जाएगा लड़की के विवाह पर, लड़की के विवाह पर लिया जाने वाला कर, लिया जाने वाला कर, ये हो गया आपकी चवरी कर। बात करें अगर तलवार बंदाई कर की, तलवार बंदाई कर क्या हो जाएगा? तलवार बंदाई कर हो जाएगा आपके उत्तराधिकारी कर, उत्तराधिकारी कर। अर्थात क्या हो गया इसका मतलब ये हो गया कि जो जैसे कोई राजा नया बना, किसी रियासत का कोई राजा नया बना या फिर जागीरदार नया बना, तो उस जागीरदार के लिए जो ये कर लेते थे, यानी इसको बनाने के लिए या जो कर की व्यवस्था होती थी वो हो जाएगा आपके तलवारबंदी कर। ये जो आपके कर है ये आपके पृथ्वी सिंह ने शुरू किया था, यानी बिजोलिया में जो जागीरदार थे उन्होंने शुरू किया था इस कर को 1906 में। बात करें अगर हम जैसलमेर राजस्थान की, यानी जो जैसलमेर रियासत है, वहां पर यह कर प्रचलित नहीं था जैसलमेर में। क्यों प्रचलित नहीं था? क्योंकि वहां पर एक स्पेशल अलग से प्रथा थी, लानी प्रथा। लानी प्रथा के अंतर्गत क्या होता था कि उस समय जो राजा थे, तो राजा बनते थे तो वैसे ही अपने एक प्रथा के अनुसार अलग अलग जनता जाकर उसे गिफ्ट देती थी, यानी जो गिफ्ट में देती थी वही इसका कर कहलाता था, इसलिए वहां पर तलवार बंदी कर नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, दूसरा प्रश्न आपके सामने, बर्ड राइडर रॉक पेंटिंग। बर्ड राइडर रॉक पेंटिंग किस सभ्यता से मिली है? तो यहाँ पर आपके चार सभ्यताएं दे रखी है: सुनारी सभ्यता, इस्वाल सभ्यता, गरदड़ा सभ्यता और मल्हार सभ्यता। तो यहाँ पर इसका तो करेक्ट आंसर हो जाएगा गरदड़ा सभ्यता, यानी जो छाजी नदी के किनारे जो सभ्यता है वो है आपके गरदड़ा सभ्यता। तो बात करें यहाँ से बर्ड राइडर रॉक पेंटिंग मिली है, तो ये तो एक प्रश्न है यहाँ पर क्लियर हो जाता है। पर इसके साथ ये आपको प्रश्न पूछा जाएगा कि गरदड़ा सभ्यता है कहाँ पर? तो वो हो जाएगी आपके बूंदी में, बूंदी जिले में है गरदड़ा सभ्यता। और इसके साथ साथ मैं बता दूं आपको कि सुनारी सभ्यता है वो कहाँ पर है? तो वो हो जाएगी आपके नीम का थाना सिक्कर, नीम का थाना सिक्कर, यानी सिक्कर में स्थित है सुनारी सभ्यता। और इसवाल सभ्यता आपके उदयपुर में हो जाएगी और मल्हार भरतपुर में।
ये हो जाएगी आपके उदयपुर। और मल्हार सभ्यता हो जाएगी भरतपुर। तो इस प्रकार क्या समझ में आया कि सुनारी सभ्यता सीकर में है, इसवाल सभ्यता उदयपुर में, गरदड़ा सभ्यता साजी बूंदी में, और आपकी मल्हार सभ्यता भरतपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, दूसरा प्रश्न है, वागड़ राज्य की नींव किसने रखी? यानी जो वागड़ राज्य है, वागड़ राज्य मतलब क्या हो गया? डूंगरपुर और बांसवाड़ा का जो क्षेत्र है, इस राज्य की यहाँ पर एक नया से राज्य बनाया गुहिल वंश वालों ने। यानी गुहिल वंश का एक शासक था, उसने यहाँ पर एक नया राज्य यानी इसकी नींव रखी। तो वो कौन सा शासक था? बप्पा रावल, कुमार सिंह, जामन सामंत सिंह या फिर जेत्र सिंह? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सामंत सिंह। यानी सामंत सिंह ने इसकी नींव रखी थी वागड़ राज्य की। और इसी के साथ आपको बता दें कि बाद में क्यों रखी गई, क्योंकि मेवाड़ पर किसी ने आक्रमण करके मेवाड़ पर अधिकार कर लिया, तो फिर वहां पर इन्होंने ये नया राज्य बसाया, वागड़ राज्य। और फिर उसके बाद कुमार सिंह ने वापस से मेवाड़ पर अधिकार कर लिया। बात करें अगर वागड़ राज्य की राजधानी की, तो वो हो जाएगी आपके वडोदरा। वडोदरा यानी अभी का बड़ौदा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आपके सामने है, सिसोदिया के सिसोदा गांव में, सिसोदिया के सिसोदा गांव की स्थापना किसने की? सिसोदा गांव कौन सा गांव है? तो जो सिसोदिया वंश है, यानी आपके गुहिल वंश था, उससे अलग अलग टुकड़े हुए, तो ये जो सिसोदिया वंश में जाकर रहे, उनके वंशज आज सिसोदा गांव में रहे, उनके वंशज आज सिसोदिया कहलाते हैं। तो किसने की स्थापना? तो राहप या राहम ने, महाराणा सांगा प्रताप या रणसिंह ने? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा राहप या राहम। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, आपके आहड़ में वराह मंदिर का निर्माण किसने करवाया? देखिए इंपोर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि एक आपके वराह मंदिर पुष्कर में भी है। पुष्कर के वराह मंदिर की स्थापना किसने की? पुष्कर के मंदिर की, तो वो हो जाएगा आपके अर्णोराज। अर्णोराज ये भी इंपोर्टेंट रहने वाला है। और इसके साथ साथ कि आहड़ में आपके वराह मंदिर की स्थापना की, तो वो किसने करवाई? कुंभा, मोकल, अल्लट या फिर मानमोरी? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके अल्लट। यानी जो राजा अल्लट था, आलू रावल भी कहते हैं इसे, अल्लट ने आहड़ में वराह मंदिर की स्थापना करवाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, लोहावट का युद्ध कब हुआ? लोहावट का युद्ध कब हुआ? 1562, 1545, 1500, 1563? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 1563। साथ साथ आपको बता दें कि ये युद्ध किसके बीच में हुआ? तो चंद्रसेन ने इस युद्ध में मोटा राजा उदय सिंह, यानी चंद्रसेन वर्सेस मोटा राजा उदय सिंह, जो इसी का बड़ा भाई था, फिर वो अकबर की शरण में चला गया था, उदय सिंह। और इसके साथ उदय सिंह के साथ कौन था? तो हुसैन कुली। हुसैन कुली ने अपने राजस्थान में एक महत्वपूर्ण इतिहास में जो युद्ध लड़ा, वो कौन सा युद्ध है, वो आपको कमेंट में बताना है। आप कमेंट में नहीं बताते हैं, साथ के साथ आपको कमेंट में भी बताना है कि हुसैन कुली ने एक महत्वपूर्ण युद्ध लड़ा था, वो कौन सा युद्ध था, कमेंट में जरूर बताएंगे। और अगर इस युद्ध की बात करें, लोहावट का युद्ध, तो ये चंद्रसेन वर्सेस मोटा राजा उदय सिंह और हुसैन कुली में हुआ था। और यहाँ पर विजय किसकी हुई, यानी जो जीते थे वो कौन जीते थे? चंद्रसेन, और इनकी हार हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगर आपको साथ साथ में बता दूं कि चंद्रसेन के मुगलों के संघर्ष के स्थल कौन कौन से थे, तो हो जाएंगे आपके जोधपुर, बद्राजुर, सिवाना, पिपलुन और सारण की पहाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, तो नागौर दरबार कब आयोजित किया गया? देखिए इंपोर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ राजस्थान का ही नहीं है, पूरे भारत लेवल पर है, क्योंकि भारत का जो मुगल शासक था अकबर, अकबर ने ये नागौर दरबार नागौर में आयोजित किया। कब किया? जनवरी 1234, मई 1437, नवंबर 1570 या फिर मार्च 1845? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर नवंबर 1570। नवंबर 1570 में आयोजित किया गया। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि इसमें जो व्यक्ति थे, यानी जिन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार की, वो कौन कौन थे, तो पूरे पूरे के पूरे हम लिख लेंगे। जोधपुर का राजा था उस समय मोटा राजा उदय सिंह, उसने शरण में चला गया वो अकबर की, मोटा राजा उदय सिंह। और कौन गया? तो वो हो जाएगा आपके बूंदी का सुरजनहाड़ा, बूंदी का सुरजनहाड़ा। और इसी के साथ बीकानेर का कल्याण महल, बीकानेर का हो जाएगा कल्याण महल। साथ साथ कौन हो जाएगा? जैसलमेर के हर राय और मेड़ता का वीरम राठौड़। इस प्रकार ये सभी चले गए, पर इसके साथ साथ आपको जो चंद्रसेन था, चंद्रसेन भी यहाँ पर गया था।
चंद्रसेन नागौर दरबार में गया, पर वहां पर उसे उचित सम्मान नहीं मिलने के कारण उसने अधीनता स्वीकार नहीं की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, चंद्रसेन की छतरी कहाँ पर है? तो जोधपुर, जैसलमेर, पाली या आमेर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा पाली, यानी पाली में जो सचियाय नामक स्थान है, सचियाय नामक स्थान पर चंद्रसेन की छतरी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपके सामने, मालकोट दुर्ग की निर्माण किसने करवाया? मालकोट दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? तो यहाँ पर आपके ऑप्शन दे रखे हैं, मालदेव, चंद्रसेन और सांगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मालदेव, और ये दोनों है राठौर वंश के, और ये दोनों है गुहिल या सिसोदिया वंश के। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपके सामने, हीराबाड़ी का युद्ध कब हुआ? हीराबाड़ी का युद्ध आपके राजस्थान के इतिहास में इंपोर्टेंट युद्ध है, कब हुआ? 1533, 1211, 1426 या फिर 1290। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ए वाला, यानी 1533। 1533 में आपके हीराबाड़ी का युद्ध हुआ। और यहाँ पर कौन कौन युद्ध लड़े थे? तो मालदेव ने नागौर के दौलत खां को पराजित किया था। मालदेव ने नागौर के दौलत खां। और जीता कौन था? मालदेव। हारा कौन था? दौलत खां। और इसके साथ साथ आपको बता दें कि जो ये सिवाना पर भी अधिकार किया इन्होंने, जालोर पर, यानी ये मालदेव थे, इन्होंने जालोर सिवाना सब पर अधिकार कर रखा था। इस प्रकार आज की क्लास यहीं पर पूरी होती है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।